कुटज। जैसा कि जानते हैं कि लेखक को बहुत चिंतन करने के बाद गिरिकुट बिहारी का नाम याद आता है और वह भी कहते हैं कि कुटज जो नाम है, जिस पेड़ का, जिस वृक्ष का जो छोटा सा है, ठिंगना सा है, जिसकी संस्कृत साहित्य में बार बार चर्चा होती रही है, इसकी चर्चा कालिदास ने भी अपने काव्य रचना में मेघदूत में भी की है। मनोहर कुसुम स्तवकों से झबराया। मनोहर मतलब ही होता है मन को हर लेने वाला, मन को जीत लेने वाला। कुसुम स्तवकों से, कुसुम स्तवकों का अर्थ होता है, कुसुम मतलब पुष्प होता है, फूल होता है, स्तवकों का मतलब होता है फूलों का गुच्छा। से झबराया, भरा हुआ, उल्लास से भरा हुआ। लोल का अर्थ होता है चंचल। चारु स्मित का मतलब होता है एक सुंदर मुस्कान। लिए कुटज जो है जी रहा है, और केवल जी नहीं रहा है, मस्त मौला है, फक्कर है, और कई लोग इसे बेहाया भी कह देते हैं। जी भर आया। कालिदास ने आषाढ़स्य प्रथम दिवसे रामगिरी पर यक्ष को जब मेघ की अभ्यर्थना के लिए नियोजित किया तो कमबख्त को ताजे कुटज पुष्पों की अंजलि देकर ही संतोष करना पड़ा, क्योंकि वहां पर चंपक नहीं, बकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, फकत कुटज के फूल ही मिले। यहाँ पर निबंधकार कहना चाहते हैं कि जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कालिदास ने कुटज की चर्चा अपने काव्य रचना मेघदूत में भी की है, जिसका मुख्य पात्र विरह पीड़ित यक्ष होता है और वह अपनी प्रेयसी को संदेश भेजने के लिए रामगिरी पर्वत पर मेघ को चुनता है। इसलिए मेघदूत, मेघ जो है दूत के समान है, और वो जो है मेघ को चुनता है। उन्हें यही कुटज के फूल भेंट स्वरूप देता है। हो सकता है जब कालिदास यक्ष के माध्यम से उसकी विरह व्यथा वर्णित कर रहे थे, तब उन्हें कुटज के वृक्ष भी अपने समान व्यथित पीड़ित नजर आए हों, और यहाँ पर कुटज के माध्यम से लेखक भी अपनी विरह व्यथा को प्रकट किए हैं, क्योंकि जब इस रचना को रच रहे होते हैं तब कहीं न कहीं लेखक भी अपने जीवन से पीड़ित रहते हैं, और उनकी व्यथा भी इस निबंध में देखने को मिलता है। यानी चंपक नहीं, वकुल नहीं, नीलोत्पल नहीं, मल्लिका नहीं, अरविंद नहीं, इन सारे सुंदर, सुगंधित, चंपा नहीं, चमेली नहीं, कमल नहीं, सभी फूलों को छोड़कर कुटज के फूलों को ही मेघ की अर्चना वंदना के लिए चुना। आगे कहते हैं बार बार, फिर बोलते हैं क्या यहाँ पर,
यह और बात है कि आज आषाढ़ का नहीं जुलाई का पहला दिन है। आज आषाढ़ का नहीं जुलाई का पहला दिन है, मगर फर्क भी कितना। लेकिन यहाँ पर लेखक को कोई फर्क नहीं दिखता है। बार बार मन में विश्वास करने को उतारू हो जाता है कि यक्ष बहाना मात्र है, कि जो यक्ष है वो कालिदास एक काल्पनिक पात्र बनाए और ये उस यक्ष के जरिए वो कहीं न कहीं अपने ही व्यथा और पीड़ा को बतलाने का प्रयास किए। कालिदास ही कभी सापे नास्तम गमित महिमा, साप से जिनकी महिमा अंत हो गई होकर रामगिरी पहुंचे थे, अपने ही हाथों इस कुटज पुष्प का अर्घ देकर उन्होंने मेघ की अभ्यर्थना की थी। यक्ष क्या किए थे? संदेश देने के लिए, अपनी प्रेयसी का संदेश भेजने के लिए कुटज पुष्प को ही मेघ की अर्चना वर्धना करने के लिए उपयोग में लाए थे। शिवालिक की इस अनयोच्छ पर्वत श्रृंखला की भांति रामगिरी पर भी उस समय और कोई फूल नहीं मिला होगा। उस समय रामगिरी पर कोई और फूल नहीं मिला होगा, ऐसा मानना है लेखक का। तो इसलिए जो है यक्ष ने मेघ को अर्चना वंदना करने के लिए कुटज ही दे दिया हो। कुटज ने उनके संतप्त चित्त को सहारा दिया था, उनके दुखी चित्त को सहारा दिया था। बड़भागी फूल है यह, बहुत ही सौभाग्यशाली पुष्प है। धन्य हो कुटज, तुम गाढ़े के साथी हो, तुम गाढ़े के साथी, तुम कठिन परिस्थिति विषम परिस्थिति में भोग रहे व्यक्ति के साथी हो। उत्तर की ओर सिर उठाकर देखता हूं, सुदूर तक, दूर तक ऊंची काली पर्वत श्रृंखला छाई हुई है और एकाध सफेद बादल के बच्चे उससे लिपटे खेल रहे हैं। यानी उस श्रृंखला, पर्वत श्रृंखला पर यदि कुछ सफेद बादल के बच्चे उससे लिपटे खेल रहे हैं, तो यह सफेद बादल के बच्चे कोई और नहीं कुटज है, जो फूलों से भरा हुआ है, जो फूलों से लदा हुआ है, जो जी रहा है, जो उल्लास से भरा हुआ है, जिसमें चंचलता है। मैं भी इन पुष्पों का अर्घ उन्हें चढ़ा दूं, मन तो करता है, इच्छा होती है कि वह भी शिवालिक पर्वत श्रृंखला पर घिरे हुए मेघों की वंदना इन्हीं फूलों से कर दे। पर काहे वास्ते, लेकिन बुरा भी क्या है, क्यों करे, लेकिन करने में बुराई भी क्या है, ऐसा लेखक मानते हैं। अर्थात इन पंक्तियों में हम लोग पाते हैं कि कुटज गाढ़े के साथी हैं, कुटज दुखों के हरने वाले हैं, कुटज जीवन जीने की कला को भी सिखलाते हैं और बुरे समय में ये काम भी आते हैं। ऐसे वृक्ष के रूप में कुटज को देखा गया है। आगे देखते हैं, कुटज को लेकर निबंधकार के मन में कुटज के सम्मान को लेकर, कुटज के बारे में सोचते हैं कि आखिरकार कुटज जो संस्कृत के प्राय साहित्यों में देखने को मिलता है, कहते हैं कि कुटज के ये सुंदर फूल बहुत बुरे तो नहीं हैं। क्या ये कुटज के फूल बहुत बुरे हैं जो कालिदास के काम आया हो? उसे ज्यादा इज्जत मिलनी चाहिए,
मिली कम है, पर इज्जत तो नसीब की बात है। रहीम को मैं बड़े आदर के साथ स्मरण करता हूँ। दरिया दिल आदमी थे, पाया सो लुटाया, लेकिन दुनिया है कि मतलब से मतलब है। रस चूस लेती है, छिलका और गुठली फेंक देती है। सुना है रस चूस लेने के बाद रहीम को भी फेंक दिया गया था। एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया, दूसरे ने फेंक दिया। हुआ ही करता है, इससे रहीम का मोल घट नहीं जाता। उनकी फक्कड़ाना मस्ती कही गई नहीं। अच्छे भले कद्रदान थे, लेकिन बड़े लोगों पर भी कभी कभी ऐसी भी तृष्णा सवार होती है कि गलती कर बैठते हैं। मन खराब रहा होगा, लोगों की बेरुखी और बेकद्रदानी से मुरझा गए होंगे। ऐसी ही मन स्थिति में उन्होंने बेचारे कुटज को भी एक चपत लगा दी। झुलसाए थे, कह दिया, वे रहीम अब बिरछ कहाँ, जिनकर छा गंभीर, बागन बिच बिच देखियत, सेहुड़ कुटज करीर। लेखक मानता है कि कालिदास के काम आने वाले कुटज का जितना सम्मान होना चाहिए था उतना हुआ नहीं। इसलिए नहीं कि वह इज्जत के काबिल नहीं था, बल्कि इसलिए कि इज्जत मिलना ना मिलना अपने अपने भाग्य की बात है, नसीब की बात है। कविवर रहीम को याद करते हुए लेखक कहता है कि रहीम भी अपने समय में बहुत आदरणीय व्यक्ति थे। सम्राट अकबर ने उन्हें 9 रत्नों में स्थान दिया था, पर इस स्वार्थी दुनिया ने उनका मोल नहीं जाना। बाद में जहांगीर ने उनसे अपना काम निकलवाकर उनकी इतनी उपेक्षा कर दी, जैसे कोई आम का रस चूसकर उसकी गुठली और छिलका फेंक देता है। पर सच्चाई यह है कि इससे उनका मूल्य कम नहीं हो जाता। यह गुठली ही कभी कभी पेड़ का रूप धारण करके हमें हजारों वैसे ही रसदार फल लौटा देती है। पर दुनिया को उनके अथवा किसी के भी मूल्य की परख कहाँ। इसी कारण तो वह कुटज का भी मोल भी नहीं आंक सकी। दुनिया से इस प्रकार का स्वार्थी और निर्मम व्यवहार पाकर रहीम की मनोस्थिति भी बिगड़ गई। तभी शायद उन्होंने कुटज की उपेक्षा करते हुए यह दोहा लिख डाला, वे रहीम अब वृक्ष कहाँ, जिनकर छा गंभीर, बागन बिछ बिछ देखियत, सेहुड़ कुटज करी। मतलब गोया कुटज अदना सा वृक्ष हो, भले ही अदना सा छोटा सा वृक्ष हो, छा ही क्या बड़ी बात है। केवल पेड़ों का छा देना ही क्या बड़ी बात है। फूल क्या कुछ भी नहीं। छाया के लिए ना सही, फूलों के लिए तो कुछ सम्मान होना चाहिए। मगर कभी कभी कवियों का भी मूड खराब हो जाया करता है, वे भी गलत बयानी के शिकार हो जाया करते हैं। फिर बागों से गिरी कुट बिहारी कुटज का क्या दुख है ना, कि बागों से गिरी कुट, फिर बागों से गिरी कुट बिहारी कुटज का क्या दुख। अर्थात गिरी कुट कुटज है, गिरी पे पाए जाने वाला कुटज है, और तो वो बाग में क्या करेगा। यहाँ पर लेखक कहना चाहते हैं कि रहीम का यह कहना सत्य है कि कुटज छा नहीं दे सकता, पर क्या उसमें अन्य कोई गुण नहीं। उसके वे सुंदर मनोहारी फूल, क्या उनका मूल्य कुछ भी नहीं। ऐसी नहीं है कि रहीम कुटज के गुण ना जानता हो, वह जानते थे, पर फिर भी उन्होंने कुटज के प्रति
ऐसा उपेक्षित व्यवहार किया, इसका मुख्य कारण यही था कि वह स्वयं उपेक्षा के शिकार थे। क्योंकि एक बादशाह ने आदर के साथ बुलाया और दूसरे ने फेंक दिया। खराब मूड में वह ऐसी गलत बयानबाजी कर बैठे और बागों से गिरिकुट बिहारी कुटज का तुक दे बैठे। लेखक आगे की पंक्तियों में कुटज शब्द से खेलते हैं, क्योंकि लेखक प्रकांड विद्वान भी हैं, भाषा के ज्ञाता भी हैं और संस्कृत के ज्ञानी होने के नाते वह कुटज शब्द से खेलते हैं और गहराई से जानना चाहते हैं कि आखिरकार कुटज क्या है। कुटज अर्थात जो कुट से पैदा हुआ हो, कुटज अर्थात कुट से पैदा हुआ हो। कुट जिसको घड़े को भी कहते हैं और घर को भी कहते हैं। कुट घर और घड़े दोनों को कहते हैं। कुट अर्थात घड़े से उत्पन्न होने के कारण प्रतापी अगस्त मुनि भी कुटज कहे जाते हैं। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि कोई घड़े से पैदा हुआ हो। घड़े से तो क्या उत्पन्न हुए होंगे, ये कोई और बात होगी। यह बात कहना कि घड़े से प्रतापी अगस्त मुनि पैदा हुए, यह थोड़ा स्वाभाविक नहीं लगता। संस्कृत में कुटहारिका और कुटकारिका दासी को कहते हैं। हो सकता है कि अगस्त मुनि दासी के पुत्र रहे हों, इसलिए उसे कुटज कहें। क्यों कहते हैं? कुटिया या कुटीर शब्द भी कदाचित इसी शब्द से संबंध है। क्या इस शब्द का अर्थ घर ही है? घर में काम काज करने वाली दासी कुटकारिका और कुटहारिका कहीं ही जा सकती है, कही जा सकती है। लेकिन कुटज तो पर्वतों पे पाए जाने वाला पेड़ है, ना तो घड़े में पाए उगने वाला है, ना तो गमले में उगने वाला है। लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पर लेखक जो है कुटज शब्द को कुटहारिका, कुटकारिका, घड़े, क्या बोलते हैं उसके बाद, घर, इन सभी शब्दों से जोड़े हैं। आगे देख, ढंग की दासी कुटनी भी कही जाती है। संस्कृत में उसकी गलतियों को थोड़ा अधिक मुखर बनाने के लिए उसे कुटनी कह दिया गया है। अगस्त मुनि भी नारद जी की तरह दासी के पुत्र थे क्या? प्रश्नवाचक चिन्ह। घड़े से पैदा होने का तो कोई तुक नहीं है। ना मुनि कुटज के सिलसिले में, ना फूल कुटज के। फूल गमले में होते हैं अवश्य, पर कुटज तो जंगल का सैलानी है। उसे घड़े या गमले से क्या लेना देना? शब्द विचारोत्तेक अवश्य है। कहाँ से आया? मुझे तो इसी में संदेह है कि यह आर्य भाषा का शब्द है भी या नहीं। एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते थे तो तुरंत उसकी कुलीनता पर शक कर बैठते थे। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है और कुटच भी मिलने को तो कुटज भी मिल जाता है। तो यह शब्द किस जाति का है? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। देखते हैं क्या यहाँ पर जो है लेखक समझाने का प्रयास करते हैं। जब हम इन पंक्तियों पर ध्यान देते हैं तो लगता ऐसा है कि द्विवेदी जी कुटज शब्द की व्युत्पत्ति की चर्चा करते हुए
कहते हैं कि कुटज का अभिप्राय जो कुट से उपजा या उत्पन्न हुआ हो। कुट, जैसा कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि कुट घर को भी कहते हैं तथा घड़े को भी, पर कुटज ना तो घर में उगता है ना ही घड़े में। प्रतापी अगस्त मुनि को भी कुटज कहा जाता है। सोचो तो भला क्यों, क्या वह घड़े से उत्पन्न हुए थे? ये प्रश्नवाचक चिन्ह रह जाता है। लेखक को लगता है कि हम कुटज को बहुत ही सीमित अर्थों में देख रहे हैं। बात कुछ और है। संस्कृत में कुठारिका तथा कुटकारिका दासी को कहा जाता था। हो सकता है मुनि अगस्त्य शायद दासी से उत्पन्न हुए होंगे, दासी पुत्र होंगे। वह बार बार सोचते हैं कि आखिर यह शब्द आया कहां से, आर्य भाषा से या किसी और से। उन्हें संदेह होता है कि यह आर्य भाषा का शब्द है भी कि नहीं। तब पाश्चात्य फ्रांसीसी विद्वान, देखिए आगे कहते हैं, एक भाषा शास्त्री किसी संस्कृत शब्द को एक से अधिक रूप में प्रचलित पाते हैं तो तुरंत उसकी कुलनता पर शक कर बैठते हैं। संस्कृत में कुटज रूप भी मिलता है, कुटच भी मिलता है, मिलने को तो कुटज भी मिल जाता है, तो यह शब्द किस जाति का है? आर्य जाति का तो नहीं जान पड़ता। सिल्वा लेवी कह गए हैं, कौन? सिल्वा लेवी कह गए हैं कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेत बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। यानी जितने भी, चाहे वृक्षों से जुड़ा हुआ नाम हो, चाहे खेतों से या बागवानी या फूलों से, ये सारे के सारे जो है आग्नेय भाषा परिवार के हैं। यह भी वही का तो नहीं है। एक जमाना था जब ऑस्ट्रेलिया और एशिया महाद्वीप मिले हुए थे, फिर कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ और ये दोनों अलग ही हो गए। 19वीं शताब्दी के भाषा विज्ञान पंडितों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि ऑस्ट्रेलिया के सुदूर जंगलों में बसी जातियों की भाषा एशिया में बसी हुई कुछ जातियों की भाषा से संबंध है। यानी ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में जो लोग रहते हैं, वहां की जो भाषा है, उन लोगों की जो भाषा है और भारत की कुछ जातियों की जो भाषा है, एक दूसरे से मेल खाते हैं, जिनमें संथाल, मुंडा आदि भी शामिल है। शुरू में इस भाषा का नाम ऑस्ट्रो एशियाटिक दिया गया था। दक्षिण पूर्व या अग्निकोण की भाषा होने के कारण इन्हें अग्निय परिवार भी कहा जाने लगा। अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके स्कूल परिवार की भाषा कहने लगे। क्या कहना चाहते हैं लेखक? लेखक कहना चाहते हैं कि पाश्चात्य फ्रांसीसी विद्वान सिल्वा लेवी का कथन उन्हें याद आता है कि संस्कृत भाषा में फूलों, वृक्षों और खेती और बागवानी के अधिकांश शब्द आग्नेय भाषा परिवार के हैं। इसलिए संभवतः कुटज भी इसी भाषा परिवार का है, ऐसा लगता है। एक समय ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया महाद्वीप एक दूसरे से मिले हुए थे, पर बाद में कोई भयंकर प्राकृतिक विस्फोट हुआ तथा दोनों महाद्वीप अलग अलग हो गए। बहुत बार लगभग 19वीं शताब्दी के आसपास भाषा वैज्ञानिकों का अध्ययन इस ओर गया कि एशिया में बसी कुछ जातियों की भाषा ऑस्ट्रेलिया में बसी जातियों की भाषा से काफी मिलती जुलती है। भारत की संथाल, मुंडा आदि जातियों की भाषा भी कुछ वैसी ही है। इस कारण यह कहा जाता है कि आग्नेय भाषा परिवार का ही एक शब्द ये हो सकता है। अब हमें इसे कोल परिवार की भाषा भी कह सकते हैं। संस्कृत में अनेक शब्द यहीं से लिए गए हैं।
अब हम लोग भारतीय जनता के वर्ग विशेष को ध्यान में रखकर और पुराने साहित्य का स्मरण करके इसे कोल परिवार की भाषा कहने लगे। पंडितों ने बताया है कि संस्कृत भाषा के अनेक शब्द जो अब भारतीय संस्कृत के अविच्छेद अंग बन गए हैं, इसी श्रेणी के भाषा के हैं। कमल, कुमल, कंबू, कंबल, तांबुल आदि शब्द ऐसे ही बताए जाते हैं। पेड़ पौधों, खेतों के उपकरणों और औजारों के नाम भी ऐसे ही हैं। कुटज भी हो तो क्या आश्चर्य। संस्कृत भाषा ने शब्दों के संग्रह में कभी छूत नहीं मानी। ना जाने किस किस नस्ल के कितने शब्द उसमें आकर अपने बन गए। पंडित लोग उसकी छानबीन करके हैरान होते हैं। संस्कृति सर्वग्रासी भाषा है, यानी संस्कृत अपने आप में सब भाषाओं का जन्मदाता है और संस्कृत में ही सभी भाषाएं समाहित है और इसमें कई किस्म, कई नस्ल के भाषा देखने को मिलता है। और जो भाषा के पंडित हैं वो भी दंग रह जाते हैं इन भाषाओं के पहचान को लेकर। तो यहाँ पर लेखक जो है संस्कृत भाषा और उनके शब्दों को लेकर कहे हैं कि संस्कृत कभी भी किसी भी भाषा को लेकर छूत नहीं मानता और संस्कृत अपने अंदर सभी भाषाओं को समाहित करके रखा है। ये जो मेरे सामने कुटज का लहराता पौधा खड़ा है वह नाम और रूप दोनों में अपनी अपराजय जीवन शक्ति की घोषणा कर रहा है। इसलिए यह इतना आकर्षक है। नाम है कि हजारों वर्षों से जीता चला आ रहा है। कितने नाम आए और गए, दुनिया उनको भूल गई, वे दुनिया को भूल गए, मगर कुटज है कि संस्कृत की निरंतर शफ्यमान शब्द राशि में जो जम के बैठा सो बैठा ही है। और रूप की तो बात ही क्या, बलिहारी है। इस मादक शोभा की चारों ओर कुपित यमराज के दारुण निश्वास के समान धधकती लू में यह हरा भी है और भरा भी है। दुर्जनों के चित्त से भी अधिक कठोर पाषाण की कारा में रुद्ध अज्ञात जल स्रोत से बरबस रस खींचकर सरस बना हुआ है और मूर्ख के मस्तिष्क से भी अधिक सूने गिरी कांतार में भी ऐसा मस्त बना है कि ईर्ष्या होती है। कितनी कठिन जीवन शक्ति है। प्राण ही प्राण को पुलकित करता है। जीवन शक्ति ही जीवन शक्ति की प्रेरणा देती है। दूर पर्वतराज हिमालय की हिमाच्छादित चोटियां हैं। वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे। नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान, कहीं कहीं पर्वत नंदिनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी। बीच में यह चट्टान की उबड़ खाबड़ जट भूमि, सूखी नीरस कठोर, यही आसन मार के बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज। लेखक यहाँ पर, निबंधकार यहाँ पर कुटज पर इसलिए बलिहारी हैं, इसलिए उस पर फिदा है क्योंकि वह नाम और रूप दोनों ही दृष्टियों से अपराजय है। जिसको पराजय नहीं कर पाए ऐसा है। कभी हार नहीं मानने वाला यह गुण उसके सौंदर्य में चार चांद लगा देता है। इतना आकर्षक है। उसका नाम हजारों वर्षों से कुटज ही है ना। नाम है कि हजारों वर्षों से जीता चला रहा है, कुटज ही है। कितने नाम आए और गए, बदला नहीं। जबकि इस बीच अनेक पेड़ पौधों वस्तुओं के नाम बदल गए। कितने नाम लुप्त हो गए, उनको दुनिया भूल भी गई, पर कुटज का नाम ज्यों का त्यों है।
वह संस्कृत के विशाल शब्द राशि में आज भी अपना अधिकार जमा कर बैठा है। और जैसा कि पहले ही बोल दिए हैं, रूप की क्या बात, बलिहारी होने का मन करता है। अन्य अनेक हिंदी शब्दों की तरह उसने हिंदी भाषा में आकर अपना मूल रूप नहीं बदला। कई शब्द ऐसे हैं जो कि हिंदी भाषा में आकर अपना रूप बदल लिए, लेकिन कुटज हिंदी में भी आज भी कुटज है, संस्कृत में भी कुटज ही है। उसका रूप सौंदर्य अद्वित है, आकर्षक है, मनोहारी है, परंतु सर्वाधिक सराहनीय तो उसकी जिज्ञासा, जीने की प्रचंड इच्छा है। चारों ओर तीव्र झुलसती धूप है ना, धधकती लू, चारों ओर तीव्र झुलसती धूप तथा धधकती लू के तेज झोंके, दूर दूर तक फैला निःशब्द सन्नाटा, और नीचे ना प्राणदायी मिट्टी, ना खाद, ना पानी, बस गर्मी से जलती तपती चट्टानें हैं। जहां प्राणों को पुलकित करने वाली, जीवन को रसमय बनाने वाली कोई परिस्थिति नहीं है। सब अनुकूल नहीं है, सब प्रतिकूल है। पर कुटज है कि फिर भी जिए जा रहा है, मजबूरी में नहीं जी रहा है और ना ही जीवन को बोझ मानकर जी रहा है, वरन वह तो प्रसन्नता पूर्वक हंस हंस कर जी रहा है, क्योंकि वो हरा भी है और भरा भी है। विषम परिस्थितियों से घबराकर वह निरुत्साहित नहीं हुआ, उदास अकर्मण्य नहीं हुआ। उसने तो निरंतर संघर्ष किया तथा अंततः जीवन के कुरुक्षेत्र से विजयी होकर निकला। उसने सदैव यह संदेश दिया कि कैसी भी कठिन परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, जीवन को सही प्रकार से जीना चाहिए, सहिष्णु, दृढ़ और साहसी बनिए तो सफलता और विजय आपके कदम चूमेंगे। दूर पर्वत हिमालय की हिमाचित चोटियां हैं, हिमों से भरे हुए हिमालय की चोटियां हैं। वहीं कहीं भगवान महादेव समाधि लगाकर बैठे होंगे, क्योंकि हिमालय अर्थात शिव पार्वती का जगह और खास करके महादेव वहां पर जो है समाधि लगाकर बैठे रहते हैं। नीचे मतलब उसके पाद स्थल को देखे या उससे नीचे देखे, नीचे सपाट पथरीली जमीन का मैदान, कहीं कहीं पर्वत नंदनी सरिताएं आगे बढ़ने का रास्ता खोज रही होंगी, कहीं कहीं नदियां जो है पर्वतों को चीरते फाड़ते निकलने का प्रयास कर रही हैं। बीच बीच में ये चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटा भूमि, जैसे जैसे जटों का उबड़ खाबड़ होता है उसी तरह से बीच बीच में चट्टानों की उबड़ खाबड़ जटा भूमि है। सूखी है, निरस है, कठोर है। यही आसन मारकर बैठे हैं मेरे चिर परिचित दोस्त कुटज, और इसी जगह पर जो है कोई और नहीं, मेरा मित्र, मेरा दोस्त कुटज जो है यहीं पर आसन मार के बैठा है, यानी फूलों से लदा भी है, भरा भी है, हंस भी रहा है, मुस्कुरा भी रहा है। जहां पर जीने का कोई साधन नहीं वहां जी भी रहा है, और मजबूरी में नहीं जी रहा है बल्कि अपनी इच्छा अनुसार जी रहा है, और लोगों को भी सिखा रहा है कि विषम परिस्थिति में भी कैसे सम रहकर जो है जिया जाता